नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का 7th कंसेक्यूटिव बजट में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमईज को लेकर कई अनाउंसमेंट्स हुई हैं। इनफैक्ट कई बड़ी अनाउंसमेंट्स की गई हैं। इस इंडस्ट्री के लिए क्या मायने हैं, हम इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आई एम हैप्पी टू वेलकम अशोक सहगल साहब, को चेयर सीआई नेशनल एमएसएमई काउंसिल। थैंक यू सर। राजीव चावला जी, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया। थैंक यू राजीव जी। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन, फाउंडिंग एंड मैनेजिंग ट्रस्टी, भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट BYST। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। तो आइए बातचीत के सिलसिले को सीधे शुरू करते हैं। सहगल साहब, सबसे पहले हम ओपनिंग कमेंट में आपसे यही जानना चाहेंगे, इस बजट को आप किस तरह से व्यू करेंगे? एक तरफ रिफॉर्म्स की बात, तो दूसरी तरफ ये दौर है कोएलिशन एरा का। तो उसके बीच में जो आज घोषणाएं की गई हैं, उससे इकोनॉमी के मोमेंटम को किस तरह से रफ्तार मिल सकती है, जब हम एक ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को देख रहे हैं? देखिए, जैसे आपने जिक्र किया कि इकोनॉमी की मोमेंटम अच्छी रही है और ये रफ्तार बनी रहनी चाहिए। इसलिए जो ठीक काम चल रहा है उसमें ज़्यादा उलझने डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें जो रुकावटें हैं वो हटा दी जाए ताकि ज़्यादा गति बढ़ सके और ज़्यादा जल्दी विकास हो सके। उस दिशा में ये बजट हमें बहुत ही सही लगी है, खास करके MSMEs के लिए। यानी ये कंटिन्यूटी पर जोर देता है, कंटिन्यूटी और इंक्लूसिवनेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, और ये सब चीज़ें लेके ये हमारे पे जिम्मेदारी होती है कि हम इसका फ़ायदा उठा के जल्दी से जल्दी ग्रोथ रखें और एक्सेलरेट करें और जो अच्छी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट वगैरह उसको बढ़ावा दें। जी राजीव जी, हम आपसे अब MSME सेंट्रिक जो अनाउंसमेंट्स हैं उसको थोड़ा समझना चाहेंगे। इसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात हो रही है, EPFO से कनेक्ट करते हुए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को पुश देते हुए जॉब क्रिएशन पर जोर देने की बात है, स्किलिंग का भी पर्सपेक्टिव टच किया गया है। इन पहलुओं को आप देख सकें क्योंकि कई इसमें ऐसी अनाउंसमेंट्स हैं जो MSMEs को काफ़ी मेजरली इम्पैक्ट करेंगी। तो शुरुआत में आप इन पहलुओं को बता सकें। बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत हद तक ये हमारी जो डिमांड्स थी, जो हमारा मेमोरेंडम थे, जो हमने सरकार को सबमिट किए थे, उसी के आधार पर हमारी बहुत सारी उम्मीदों को पूरा किया है इस बजट ने। आपने जिक्र किया एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, ये हम हमेशा चाहते थे बिकॉज MSMEs का टर्नओवर कम हो सकता है, उनकी इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है लार्ज कॉर्पोरेट से, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। तो आज एक MSME को इंसेंटिव है कि वो भी अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, अपने आप को कॉर्पोरेटाइज करे, अपने एम्प्लॉयमेंट को सोशल सिक्योरिटी में लाए, प्रोविडेंट फंड्स में एनरोल करे। और मुझे लगता है कि MSME सेक्टर के लिए और देश की जो एम्प्लॉयमेंट है दोनों के लिए ये बहुत ही मेजर है। सेकेंड, जो बहुत अच्छी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि क्रेडिट गारंटी स्कीम जी, जिसका विस्तार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग MSMEs को अब 100 करोड़ तक का ऋण बिना गारंटी के मिल पाएगा। मुझे लगता है अपने आप में एक अद्भुत है, क्योंकि हमने इसे 1 करोड़ तक की सीमा पर देखा था, फिर 2 करोड़, फिर 5 करोड़ और अब 100 करोड़ तक। तो मुझे लगता है कि ये अद्भुत अपॉर्चुनिटी है MSMEs के लिए इस तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी में ग्रो करने का, उसमें हिस्सेदारी बढ़ाने का, और सरकार का जो बढ़ता हुआ विश्वास MSME सेक्टर पे है वो साफ इस बजट से झलकता है। जी लक्ष्मी जी, विकसित भारत की बात हो रही है, तो उस तरफ हम जैसे बढ़े, MSMEs का रोल बहुत क्रूशियल होने वाला है इन द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब उसमें स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, नए दौर के लिए फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स पर काम करना। बजट उस पर काफ़ी जोर देता है, और उसमें हम देख रहे हैं न्यूली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात हो रही है। जो ITIs हैं उनको ऑलमोस्ट 1000 को अपग्रेड करने की बात है। तो इस पर्सपेक्टिव को ऐसे कैसे देखते हैं आप, ताकि इंडस्ट्री की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वर्कफोर्स रेडी हो सके? I will add to it that also the incentives for women and youth together for skilling has been very, very good in this. They've taken a very holistic approach, and as the finance minister said, she said we are looking at it from a saturation perspective, as much as we could do. The challenge here is that while there are incentive schemes and for employers in order to employ more, you have to ask where is the majority of the employment in even the MSME is coming from. It's coming from the micro units, because 98% of all employment within even the MSMEs is coming from the majority is coming from the of the 6.5 crore MSME units in the country, especially in the 6.5 lakh villages
where 65% of the population exists. So if you ask that, there are of course some important incentives. For example, he was talking about the CGTMSE scheme and 100 crore tak बढ़ गया. लेकिन if you look at the Mudra loans, everybody is happy. 10 lakh से 20 lakh हो गया. But if you look at the average size of the Mudra loan, it's only 40,000 even today. What can you do with 40,000? So unless the average increases to one order of magnitude, 4 lakhs, no matter how much the upper limit increases, the micro units will not or may not benefit. Take another perspective in terms of the what the small units have also gotten is the ability to have freedom from when they are linking the credit worthiness and the assessment to their digital footprint. Now, unfortunately, only 13% of women and 5% of SC/ST micro units have got digital readiness. How will they make use of it? So, in all of this, skilling, yes, and support, yes, but simultaneously, you have to do something to empower these people to make use of the schemes. Right. इसमें राजीव जी, आप फाइनेंसिंग के पर्सपेक्टिव को किस तरह से देखते हैं? जैसे ये अभी आपने बताया है क्रेडिट गारंटी स्कीम मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एफएम ये भी मेंशन कर रहे थे कि एक नया असेसमेंट मॉडल हो एमएसएमईज के लिए, पीएसबीज के लिए. इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जनरली कोलैटरल बेस्ड था, अब ये जो कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग आ रही है, ये जो डेटा जनरेट हो रहा है, इसके क्या मायने हैं एग्जैक्टली? ये नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्पेशली जो माइक्रो स्मॉल में हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है. बहुत समय से हमारी डिमांड थी कि छोटे से छोटा यूनिट भी जब बैंक में किसी लोन के लिए जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाता है, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग नॉर्म्स जो हैं वो बहुत कॉर्पोरेट्स के हिसाब से जो बनाए गए हैं, वही नॉर्म्स पर उनकी क्रेडिट रेटिंग की जाती है. और हम चाहते थे कि एमएसएमईज़ के लिए सेपरेट क्रेडिट रेटिंग नॉर्म्स बने. तो मुझे बहुत खुशी है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की कि नए नॉर्म्स तय किए जाएंगे, एक नए तरीके से एमएसएमई यूनिट्स की रेटिंग की जाएगी, न कि पुराने ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मॉडल्स के आधार पे. सेकेंडली, उन्होंने जो कहा है कि स्ट्रेस एनपीए, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स एसएमईज़ के लिए, कि अगर कोई यूनिट स्ट्रेस में भी होगा तो उसकी क्रेडिट फैसिलिटीज कंटिन्यूड रहेगी, उसको उसी आधार पर देखा जाएगा. तो अब इन चीज़ों पर दोबारा से चर्चा होगी और ये मुझे लगता है कि नए आधार तय करेगा एमएसएमई इसको फ्यूचर लेंडिंग के लिए. सर, फाइनेंसिंग के मोर्चे पर उद्यमी कहते हैं हमें टाइमली फाइनेंस मिले, एडुकेट फाइनेंस मिले, रीजनेबल रेट पर मिले. ये दौर कॉम्पिटिटिव है, आपको ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भी जाना है, एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी जाना है. ये आप फाइनेंसिंग के पर्सपेक्टिव को, जो कि लाइफलाइन है किसी भी कारोबार के लिए, आप इन अनाउंसमेंट्स के ग्राउंड पर इम्पैक्ट को कैसे होता हुआ देख रहे हैं? इस पर सबसे अहम बात जो आपने कही है कि किस सीक्वेंस में आपने कहा कि सबसे पहले के फाइनेंस मिलना चाहिए, सेकंड सही मात्रा में मिलना चाहिए, और थर्डली टाइमली मिलना चाहिए, और रेट इकोनॉमिक होना चाहिए. इसमें यह है कि जो रेट है और इंटरेस्ट वो थोड़ा अप एंड डाउन हो जाए, वो तब भी एसएमईज झेल सकते हैं, पर अगर समय पे फाइनेंस ही ना मिले तो उससे बिल्कुल गाड़ी रुक जाती है. तो इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि गवर्नमेंट ने, जैसे चावला साहब ने कहा, कि अब बैंक पे छोड़ दिया है कि आप डिसाइड करिए क्या आपके नॉर्म्स हैं और उस पर आप सेटल करिए. दूसरी बात कि क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी में लोग अब आ गए हैं, पहले करीब 3 साल पहले मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी कि 59 मिनट में लोन आपको सैंक्शन हो जाएगा. अब पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स की वेबसाइट भी बनाई गई. बिल्कुल. आज की तारीख में जो बैंक्स एडवर्टाइज कर रहे हैं कि पीएसबी लोन इन 45 मिनट्स, एंड दे आर आल्सो टॉकिंग ऑफ पीएसबी लोन इन 15 मिनट्स. तो ये शो कर रहा है कि भाई डिजिटल जो फुटप्रिंट है उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है. हम सीआईआई में हमने पिछले 3 साल में करीब 2 लाख के करीब एमएसएमईज़ जो कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में हैं जी, और विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी कई जगह असम में, नॉर्थ ईस्ट में, उनको हमने एजुकेट किया है कि ये डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, ये डिजिटल मेथड्स क्या होते हैं, बोथ फॉर योर मार्केटिंग एज वेल एज फॉर पेमेंट प्लेटफॉर्म्स. इसमें मास्टर कार्ड का भी पार्टनरशिप रहा है सीआईआई के साथ, और जैसे मैं कह रहा था कि तकरीबन 2 लाख लोगों को हमने इसमें एजुकेट किया है. हमने ये भी देखा, बजट में ये भी बताया गया कि इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप होंगे, प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ होंगी. उसमें ये भी जोर हो रही है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके लिए रेंटल हाउसिंग विद डॉमेट्री, पीपीपी मॉडल में. इसको आप कैसे देखते हैं? वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल्स की भी बात हो रही है, मतलब उनके लिए वर्कफोर्स के लिए भी एक पूरा इकोसिस्टम रेडी हो.
ताकि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो और वो भी इस ग्रोथ में अपना योगदान दे सके? देखिए, if you look at all of us, we are talking about MSME as if it is one big sector. Within MSME, the micro sector has got very distinct different needs. If you take the industrial parks, अगर वो industrial parks tier 3 city, tier 4 city में हो, or if it is in the rural areas, then it will benefit. But if you are putting them all in a larger city, then again the ability to create jobs or to create these kinds of units and benefit crores of people is going to be another difficulty. That is why we are promoting in BYST, we are talking about an ease of doing business index for micro sector, which is distinctly different. Today you have a ease of doing business for the country as a whole. It does not apply even to the MSME, leave alone to the micro. So we need a ease of doing business for the micro sector. Now, all of these incentives which is given today, if they can be translated systematically for those units which are starting with 2, 3 and 4 lakhs, which itself is difficult to get from the bank. Again, we were talking about it. Let me tell you, when we did the survey of over 10,000 entrepreneurs spread over 20 states in this country, we found that the e-commerce was being practiced by less than 15% of women who had access to e-commerce. Now, something like the ONDC platform that the government has and so on are a step in the right direction. But the fact is that if I don't know how to have any digital literacy, if I don't have it, any amount of platforms, any amount of ease of doing things, I will not be able to make use of it. If you do hand-holding, provide them support, then digital will obviously open many newer opportunities which were not possible earlier. I think it should be distributed geographically in many states in the rural areas. It should be supported by hand-holding and mentoring. And third, more important, they must be integrated into the supply and the value chain. Today, micro units are standalone kirana shops or service units. In order to integrate them, we talk about integration of the large to medium, medium to even small. But whoever talks about integration of tier 4 and tier 5 suppliers into this value chain, in order to do that, you need infrastructure all the way down to the rural areas. Right, ma'am. इंक्लूडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके राजीव जी, हम ये भी देख रहे थे कि बजट में सिडबी को कहा गया है कि आप एमएसएमई क्लस्टर्स में जाएं, रीच आउट करें, ब्रांचेस सेटअप करें, और इनफैक्ट इसमें उन्होंने आंकड़े भी उसके दिए हैं और डायरेक्ट क्रेडिट की बात भी हो रही है। ये सिडबी की भूमिका को आप ये छोटे उद्यमियों तक जो पहुंच की बात हो रही है उसको कैसे देखेंगे, टू रीचिंग आउट टू देम? देखिए, सिडबी एकमात्र डेवलपमेंट बैंक है इस समय कंट्री में जो कि विशेष तौर से एमएसएमईज की सपोर्ट के लिए बनाया गया अंडर द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जहाँ एक तरफ एक बैंक का काम टर्म लोन लेंडिंग का काम करता है, लेकिन वहाँ पर एक कम्प्लीटली फुल फ्लेजेड बैंक नहीं है। ये वर्किंग कैपिटल लिमिट्स वगैरह डायरेक्टली नहीं देता है, उसके लिए ये लोग टाइप्स करते हैं। लेकिन सिडबी का रोल बहुत सिग्निफिकेंट है। भारत सरकार की बहुत सारी सब्सिडीज़ जो एमएसएमई सेक्टर तक पहुंचती हैं, ये सिडबी के माध्यम से ही पहुंचती हैं। उदाहरण के लिए पहले CLCSS स्कीम हुआ करती थी, वो सिडबी के माध्यम से पहुंचती थी। जी, आज भी गिफ्ट स्कीम, स्पाइस स्कीम जो जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशंस मिलती हैं और कैपिटल सब्सिडीज़ मिलती हैं, सिडबी के माध्यम से इम्प्लीमेंटेड होती हैं। सिडबी के पास स्पेशल क्रेडिट लाइंस हैं जिसमें कि वो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए स्पेशलाइज लोन, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए वो सस्ते लोन्स देता है, सबवेंटेड लोन्स देता है। तो इसीलिए सिडबी और लेकिन सिडबी की जो रीच है लिमिटेड है, उसकी अपनी बहुत लिमिटेड शाखाएं हैं। तो इस बजट में कहा गया है कि वो 24 शाखाएं, 24 ब्रांचेस और वो खोलेंगे, डायरेक्ट लेंडिंग पर और ज़्यादा ध्यान देंगे। जाहिर है नए क्लस्टर्स को बहुत फ़ायदा हो। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जो ऑनबोर्डिंग की जो लिमिट है, जो बड़ी कंपनीज के लिए 500 करोड़ प्लस थी, उसको घटाकर 250 CR कर दिया गया है। एमएसएमई की डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो उससे बताया जा रहा है ऑलमोस्ट 22 CPSEs, ऑलमोस्ट 7,000 और कंपनीज इस प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगी। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें एमएसएमईज को छोटे शहरों से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है इनवॉइस डिस्काउंटिंग को लेकर, और उस प्लेटफॉर्म पर किस तरह से ये इसकी ग्रोथ को और इसके दायरे को बढ़ाएगा? ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म हमारी कंपनी ने भी काफ़ी इस्तेमाल किया है और इस पर हम CIS से भी सपोर्ट करते हैं कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से जो फंड्स फ्लो है जी, वो काफ़ी अच्छा हो गया है MSMEs के लिए। और जो 45 डेज पेमेंट रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लीगल ऑब्लिगेशन लार्ज कंपनीज़ को भी सहायता मिली है, क्योंकि वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जाके अपना बिल डिस्काउंट करवा सकते हैं। तो पेमेंट्स काफ़ी जल्दी हो गई हैं और ये सिर्फ ये कॉरपोरेशन के लिए नहीं है,
जो Government- सेंट्रल पब्लिक जी, सेक्टर बिल्कुल। यूनिट्स हैं उन पे भी अप्लाई करता है। आपको लगता है स्टेट यूनिट्स सभी भी ये मैंडेटरी एक तरह से हो कि बड़ी कंपनीज भी उस प्लेटफॉर्म पर आए, ताकि बायर्स अगर होंगे तो चेन कंप्लीट होगी एंड एमएसएमईज को फुल बेनिफिट मिलेगा? हमारे एक्सपीरियंस में तो जो रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट्स लार्ज हैं वो ऑलरेडी इस पे आ गए हैं। Okay. जो नहीं आए, जैसे कि एमएसएमई मिनिस्ट्री ने एक समाधान पोर्टल जी, बनाया है बिल्कुल। कि अगर आपको टाइमली पेमेंट नहीं मिले आप उधर कंप्लेन कर दीजिए। व्यूज ऑन ग्रीन ग्रोथ को लेकर भी जिस तरह से अब हम देखते हैं पूरा एक्सपोर्ट चेन में भी, सोर्सिंग में भी वो देख रहे हैं। अब तो सस्टेनेबिलिटी के फ्रंट पर ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो रही है फॉर ऑर्गेनाइजेशंस इन रिमोट क्लस्टर्स एज वेल, इसको आप कैसे देखते हैं? एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स को और एक्सेलरेट करने पर जोर है। I'll give a very good, simple example. The government has introduced in the budget that 1 crore household will have rooftop panels. सोलर रूफटॉप, Solar rooftop panels. Imagine the opportunity for micro units to do repair and maintenance of even this 1 crore household solar units. So anything that you do in the greening area, Yeah. it is not only an opportunity for the small and the medium to provide all these products and so on. There's a huge opportunity for the micro to provide the services that support many of these green growth offshoots. But in all of this, we have to make sure that we are empowering and making dynamic the micro sector. Micro sector must be thought of as a startup. Micro sector must be given the same level of respect and support that a tech startup gets, because they are capable of creating immense number of jobs. So by integrating them even into the green environment, in the green businesses, I think there can be a tremendous potential for growth. राइट सर। आप हमें ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स पर भी नज़रिया दे सकें, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में बड़ा पोटेंशियल भी है और एक्सपोर्ट्स पर पुश भी है, और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स लोकल टू ग्लोबल चेन में कई नई संभावनाएं खोल रहा है। तो इसमें जिस तरह का पोटेंशियल है और ओडीओपी तरह की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम्स हैं, इसको आप किस तरह से इंटीग्रेट होता हुआ और उद्यमियों के लिए देख रहे हैं? इसमें ऐसे है कि अब ONDC का आपने सुना होगा जी, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें उम्मीद ओपन है नेटवर्क जो open जिसको कह रहे हैं network, लाइक यूपीआई पूरा अमेजोन की तरह या फ्लिपकार्ट की तरह, इसमें ऑनबोर्ड करने से जो इनके चार्जेस हैं अभी तक जो उन्होंने बताया है बहुत कम रहेंगे कंपेयर टू अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। सो एक तो ये है। दूसरा कि इससे जो विजिबिलिटी है थ्रू आउट द एंटायर ग्लोब विल बिकम मच मोर। वहाँ आप अपना प्रोडक्ट रख सकते हैं, अपना बैकग्राउंड रख सकते हैं और ये दर्शा सकते हैं कि भाई हमारे पास ये कैपेबिलिटी है। उसमें ये भी लिंकेज है कि आज की तारीख में खास करके मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री जो है जी। वो ऑलरेडी सप्लाई चेन में जुड़े हुए हैं, जो कि इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ या इंडियन कंपनी जो इंटरनेशनल स्केल में रिकग्नाइज हैं और एक्टिव हैं जी, और उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए ई कॉमर्स करने से इधर तो फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ ये है कि जो माइक्रो यूनिट्स हैं वो बहुत कम जो बिज़नेस करते हैं वो नॉर्मली जो एक्सपेंसेस हैं जी सर। उनको नहीं बेयर कर सकते, ओवरहेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इससे उनको इजी होगा कि मिनिमम एक्स्ट्रा कॉस्ट पे वो अपना प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं। राजीव जी, हमने बात की क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुई, सेक्शन 43BH पर भी क्या आप उम्मीद कर रहे थे? क्योंकि इसमें माइक्रो यूनिट्स ही उनको काफ़ी इश्यूज हो रहे थे जब इम्प्लीमेंट हुए, उनके बेनिफिट के लिए था वैसे भी। जी। इनफैक्ट मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि एफएम इसको चेंज नहीं करेंगी। हालांकि कई वर्गों से, कई सेक्शन से डिमांड थी उसको एबॉलिश करने की या अमेंड करने की। एक तरफ बात थी कि डिसिप्लिन आता है, जी। एक तरफ है कि हमारा बिजनेस जा रहा है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है। हाँ। और जो कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका एक वजह ये भी है क्योंकि ये ऑलरेडी लागू हो चुका है। ये 1 अप्रैल 23 को लागू हो चुका है और 31 मार्च 24 को इसका ऑलरेडी इम्पैक्ट आ चुका है। तो आज की डेट में उसको रिवर्स करना, उदाहरण के लिए आपने 23-24 में अगर कोई बिल की पेमेंट नहीं की समय से, माइक्रो या स्मॉल की, तो अब वो एक्सपेंस बुक नहीं हुआ और वो इस साल में वो बुक होगा यदि पेमेंट करेंगे। आज उसको एबॉलिश करने का मतलब ये है कि वो एक्सपेंसेस जो पिछले वर्ष में बुक नहीं हुए थे अब वो इस वर्ष में वो बुक होंगे, प्लस इस वर्ष के इनवॉइसेस भी होंगे।
तो ये पूरी बैलेंस शीट जो है हिल जाएंगी, और बैक डेट से उसको हटाना मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बाय एंड लार्ज मैंने देखा है 60-70% एमएसएमईज को 43B से फायदा हुआ है, पेमेंट्स इनफैक्ट हुआ है, लेकिन कुछ हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूँ ना, ये इम्पैक्ट हो चुका, 31 मार्च तक ये इम्पैक्ट हो गया, और अब ये साइकिल आगे चलनी है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, ऐड करना चाहूँगा। चावला साहब ने जैसे जिक्र किया कि लोगों में ये भय है कि बिजनेस कम हो जाएगी, हम माइक्रो में कि वो शिफ्ट हो जाएगा स्मॉल मीडियम में। तो मैं इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के एसएमई ग्रुप में भी ये सहयोग देता हूँ। तो हमने उधर एक सर्वे किया, हाँ जी, और हमने एक सवाल पूछा कि आपकी कितनी बिजनेस कम हुई इस रूल के बनने से। तो सिर्फ 7% लोगों ने कहा कि हमारी बिजनेस 5% से 10% के बीच में कम हुई इस वजह से। तो वो तो टॉलरेबल है। आपकी तरफ से इफ यू कंफर्टेबल एक हम रेटिंग लेना चाहेंगे ऑन अ स्केल ऑफ 10 फॉर दिस बजट सर, फॉर द एमएसएमई सेक्टर, बिगिनिंग विद यू सर। I think I would give it about 8, but the only reason for that is कि देखिए policy is one thing, the procedure and implementation is the one which is key as far as MSME is concerned. Right, कि sir. ये what is the procedure you set for it to be implemented and how is it implemented? Okay. वो हो जाए तो 10 से 10 मार्क मिल जाएंगे। वंडरफुल सर। राजीव जी? मैं भी इसको 8+ मार्क्स दूंगा, और उसकी खास एक वजह बताता हूँ, क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो एमएसएमई सेक्टर्स के लिए कहा गया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक जो चल रहा था, जैसे मुद्रा स्कीम आई, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए एमएसएमईज के लिए, और जो सीजीटीएमएसई स्कीम्स बनी, अब उसके एस्केलेशन का, उसको और ऊपर लेवल पे ले जाने का दौर है। 100 करोड़ तक सीजीटीएमएसई स्कीम 5 पहुंच गई। मुझे लगता है ये हमारे लिए अनप्रेसिडेंटेड गिफ्ट है, हमने इतनी उम्मीद भी नहीं की थी। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 9th प्रायोरिटी इस बजट का एफएम ने बोला, जो न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स जो अब भारत तय करेगा, लैंड लेबर, तो उन्होंने जो इंडिकेशन दिया है ये 9th प्रायोरिटी का, मुझे लगता है कि टुगेदर विद व्हाट गवर्नमेंट हैज इन माइंड फॉर एमएसएमई सेक्टर, व्हाट इट इज डूइंग टुडे, एंड विद द 9th प्रायोरिटी द न्यू रिफॉर्म्स दैट इट हैज इन माइंड, मुझे लगता है कि इन दोनों का एक अमेजिंग इम्पैक्ट होने वाला है इकोनॉमी में। एंड दिस डिकेड not just belongs to India and its fast growing economy, this decade will belong to MSME sector. Wonderful sir. Ma'am, just your rating on the budget. I don't want to differ from my other colleagues who 8 say plus. it's a 7 or 8 or whatever, but I would like to add one thing, which is that if you were to take the micro sector separately and you were able to give a grading for that, I would say that it may be a little less than 8, but the challenge really is that as we go forward throughout the year, every month, I would like to give ourselves a grading and for this budget in terms of how it is implemented. Wonderful. It's all right to give a grade now, but how is it going to pan out in the next 12 months of the year? That is the real challenge. Right. So that's all the time we had. Ashok Sehgal Saab, Co-Chairman, CI National MSME Council. Thank you. Rajiv Chawla ji, Chairman, IMSME of India. Thank you very much. Lakshmi Venkatesan, Founding and Managing Trustee, BYST. Thank you, ma'am. तो मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया गया है, और इंडिया जिस तरह से एक ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है, आने वाले दिनों में काफ़ी एक्शन रहने वाला है, और एमएसएमई क्षेत्र पर काफ़ी फोकस भी रहा है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज अपने एंटरप्रेन्योरल जज्बे से अपने कारोबार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और इकोनॉमी को भी रफ्तार देंगे। फिलहाल अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।